नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर 1100 कुड़िया यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां पर गंगा नदी के बीच में स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय भी शामिल हुए हैं। इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया, तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा मंच से घोषणा भी की गई है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में शोध केंद्र और गंगा म्यूजियम बनाया जाएगा। और साल 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के श्यामपुर में गुरुकुल आश्रम की स्थापना की गई है और बाद में इसी स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाया गया। मुख्यमंत्री मैं माननीय मंत्री जी का, CR पाटिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की इस पवित्र भूमि पर गंगा म्यूजियम बनाने का जो यहाँ पर एक घोषणा की है। निश्चित रूप से गंगा म्यूजियम बनने से ये हमारा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और दिनों दिन प्रगति करेगा और लोगों को यहाँ पर प्रेरित करेगा, आने के लिए प्रेरित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करेगा और अध्यात्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। हम लोग यहाँ पर कल से ही स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पर स्वामी श्रद्धानंद शोध संसाधन एक केंद्र बना रहे, एक संस्थान बना रहे हैं। भारत सरकार के जो मंत्री ने घोषणा की है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम बनेगा और इस भूमि के हम किस प्रकार से एक योग का केंद्र हम इसको बनाना चाह रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे वाले दिनों में पुणे ये धरती जो है पूरा हरा भरा होगा। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुमित हृदेश ने बीजेपी द्वारा किए गए आरक्षण निर्णय को लेकर कहा कि पार्टी अपने ही जाल में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह आरक्षण निर्णय उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका असर पार्टी की चुनावी रणनीति पर ही पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के माध्यम से खुद ही अपने माया जाल में बनाए हुए फंस गई। कई तरीके की इसमें आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति उभर कर आई है। वरना ये सीट ओबीसी होने का कोई भी संकेत नहीं था। हम यही मान के चल रहे थे कि ये सामान्य होगी, लेकिन चलिए, अब आपने ओबीसी कर दी है। अब फिर से राजनीति ये हो रही है कि अब ये ओबीसी रहेगी या ये परिवर्तित होगी। तो राजनीतिक माहौल जो आंतरिक भारतीय जनता पार्टी का और जो वहां पे द्वेष भाव चल रहा है आपसी, वो उजागर होकर सामने आया है। तो अब देखते हैं, जिस भी परिस्थिति में जो भी सीट आएगी उसमें कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ाएगी और कहीं पे भी हम हाथ पीछे नहीं अपना खींचेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कभी भी चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो सकता है। चुनाव की तैयारियों को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जो कि 22 दिसंबर को पूरी होगी। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर और साथ ही मजिस्ट्रेट, नोडल अफसर की तैनाती भी जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पहले चरण की ट्रेनिंग कर्मियों को कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दोपहर 3 बजे से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची को सर्कुलेट भी किया जाएगा। वो अभी चल रही है स्थानीय निकाय चुनाव का जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है स्थानीय निकायों के अंतर्गत। वो 22 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी आपत्ति वगैरह पर सुनवाई करके। इसके साथ साथ जो अन्य तैयारियां हैं, जिसमें नोडल ऑफिसर्स की तैनाती है, आरओज एआरओज की नियुक्ति है, इनकी ट्रेनिंग्स है, कार्मिकों का आइडेंटिफिकेशन है, लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट है, ये सारी प्रक्रियाएं हमारी अभी वर्तमान में अंतिम चरण में है। ड्यूटीज जो लगाई जानी है वो प्रथम चरण की सभी ड्यूटीज लगाई जा चुकी हैं। एक एक ट्रेनिंग भी सभी कार्मिकों को कराई जा चुकी है और सारी जो टेंडरिंग वगैरह की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इसके लिए तैयार है। जब भी इसमें आयोग अनाउंस करता है गतिविधियों को, ये हम लोग शांतिपूर्वक निर्वाचन करवाएंगे। निकाय चुनाव का जो आरक्षण की प्रक्रिया है,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एआईसीसी सीडब्ल्यूसी मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल ने भी इसी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर यकीन करते हैं उन्हें पूछते हैं और उनका अमित शाह ने भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकार हजारों साल से पिछड़े वर्ग को नहीं मिले थे वो अम्बेडकर जी ने उन्हें दिलाए, लेकिन अमित शाह ने इसका उपहास उड़ाया। सप्पल ने यह भी कहा कि अमित शाह को गृह मंत्री बने रहने का हक नहीं है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के जो एरोगेंस है उसको ढकने के लिए कुछ भी कर सकती है। संसद में उन्होंने बाकायदा एक माहौल तैयार किया जिसमें कि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे उनको रोका गया, धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में 2 सांसद बीजेपी के आईसीयू में उन्होंने कहा पहुंच गए। वो दोनों सांसद ऐसे हैं, एक के सर पे पट्टी सुबह छोटी थी, दोपहर को बड़ी हो गई, रात को पूरा सर ढक दिया, अगले दिन सुबह हट गई और एम्स के जो सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हॉस्पिटल से कब जाएंगे ये फैसला सीनियर लीडर तय करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर अल्मोड़ा में कांग्रेस अटैकिंग मोड पर नजर आ रही है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अमित शाह का दिया गया बयान निंदनीय है। इसको लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरेगी। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त नहीं करेंगे तो कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। देखिए, जो लोकसभा के अंदर शीतकालीन सत्र में जो घटना घटित हुई उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और पूरे देश के नायक और समाज के प्रेरक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पर जो केंद्र के गृह मंत्री द्वारा टिप्पणी की गई तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसको लेके जगह जगह हमारे द्वारा पुतले फूके गए हैं, पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेके आज इस प्रेस के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए और पूरे कांग्रेस मांग करते हैं कि वो पूरे देश से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पौड़ी जिला प्रशासन 24 दिसंबर को कालागढ़ में पूर्व में खाली कराए गए 72 भवनों को ध्वस्त करने जा रही है। इस सिलसिले में डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान कोटद्वार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पहले ही एक बैठक ले चुके हैं। कार्रवाई के लिए तैनात मजिस्ट्रेट सोहन लाल सैनी ने बताया कि सिंचाई विभाग के जिन 72 भवनों को ध्वस्त किया जाना है वे वन विभाग की भूमि पर बने हुए हैं। देखिए, कालागढ़ में जो वन विभाग की जो भूमि है उस पे जब उस समय बांध बना था तो उसमें सिंचाई विभाग के कुछ आवास बने थे और उन पे अभी कुछ अवैध कब्जे किए गए थे। बाद में ये हुआ कि वो खाली करा दिए गए हैं, तो 72 आवास ऐसे हैं जिसमें जो अभी रिक्त हैं, तो जो रिक्त आवास हैं उनको जो है कल 24 तारीख में जो है उनको तोड़ा जाएगा। हल्द्वानी के गोलापाड़ क्षेत्र के 750 से भी अधिक परिवारों के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग ने बागज्वाला क्षेत्र के लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। इसके बाद से ही ग्रामीण आंदोलित हो उठे हैं और साथ ही बुद्ध पार्क में धरना करते हुए ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बागज्वाला क्षेत्र में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन, राज्य सरकार की सड़क, बिजली, पानी जैसी सभी योजनाओं को दोबारा शुरू करने की मांग की गई है।
हुए हैं और जो ये मुद्दा है ये है वन विभाग द्वारा जो नोटिस हमारे गांव को दिए जा रहे हैं उसको वापस लेने के संबंध में हम मतलब सरकार से हम ये अपील कर रहे हैं कि हमारी जो भी बागजाला वासियों को नोटिस दिया गया है वो आप वापस ले लीजिए। और उसके साथ साथ ही पूर्व में जब हमने ग्राम प्रधान जी के चुनाव ग्राम प्रधान जी को लड़ने के जो उनको जिताने के लिए जो चुनाव वगैरह दिए हैं फिर बीच में वो चुनाव हमसे छीन लिए गए। वो चुनाव के जो हमारा हक था वो हमसे छीन लिया गया तो वो हक हमें दोबारा दिया जाए, हमें ग्राम पंचायत में हमें शामिल किया जाए। और तीसरा ये है कि जो भी विकास कार्य गांव में हुए हैं और हुए थे उनको यथा स्थिति में ही वैसे ही रोक दिया गया जैसे कि जो हर घर जो पेयजल योजना थी भारत सरकार की वो सुचारू रूप से चलाई जाए। पहली बात तो यह है कि बागजाला लंबे समय से बसे हुए लोग हैं और लंबे समय से बसे होने के बाद उनको पट्टे भी दिए गए थे। पट्टा सरकार ने नवीनीकरण नहीं किया और आज के दिन में नोटिस आ रहे हैं। हम कह रहे हैं नोटिस वापस होने चाहिए और जो जहां पर है उसको वहीं पे मालिकाना अधिकार दिया जाना चाहिए। वहां विकास कार्यों पर रोक लगाई गई है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन की योजना है उसको रोक दिया गया, सरकारी सीसी मार्ग को रोक दिया गया, तोड़ दिया गया, नल उखाड़ दिए गए। तो हम कह रहे हैं वन विभाग ये किसके इशारे पर कर रहा है? क्या वन विभाग की इतनी हिम्मत है कि बिना सरकार के वरदहस्त के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के बिना आदेश के ऐसे कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप सरकार जवाब दे। हमारे विधायक और सांसद खामोश क्यों हैं? बागजाला की जनता को लेकर जवाब दें और हमें चेतावनी देने भी आए हैं कि अगर बागजाला के सवाल पर सरकार ने तत्काल फैसला नहीं लिया, नोटिस वापस नहीं हुए और जो जहां पर है उसको वहां पे मालिकाना अधिकार की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और आगे आंदोलन में विधायक के घेराव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने का सबसे अलग क्रेज रहता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी नैनीताल सहित कुमायूं के शानदार वीडियो में क्रिसमस और न्यू ईयर के वीकेंड को मनाने के लिए पहुंचते हैं और इन सब की तैयारी प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है। यात्रियों के सुगम आवागमन और कानून व्यवस्था के मद्देनजर डीआईजी कुमायूं योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जाम और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कुमायूं मंडल के जनपदों के पुलिस महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारियों के लिए कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों और न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर भी देखते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपकी सही है कि पहाड़ में कई स्थानों पर और विशेष रूप से शहरों के अंदर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसका जो मूल कारण है वो ये है कि जो सड़कें हैं वो कई वर्षों से उनमें कोई वाइडनिंग या इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं, जबकि ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। अब जो हमारा वीकेंड ट्रैफिक है वो भी काफी अधिक संख्या में बढ़ रहा है क्योंकि हाईवे बढ़ने के कारण जो रीच है वो काफी बढ़ गई है। दिल्ली से और 200-300 किलोमीटर से भी लोग एक दिन में यहां पर आसानी से पहुंच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब वाहनों का प्रेशर बढ़ेगा तो जाम की संभावना भी बढ़ती है। इसके लिए समय समय पर हम लोग विभिन्न उपाय करते रहते हैं। फोर्स की संख्या को बढ़ाते हैं, शटल सेवा को चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, पार्किंग के नए नए स्थल चयनित किए जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं और उनमें निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए का। और इस वक्त काफी आवाजाही रहती है। इनफैक्ट वीकेंड्स तो पहले से ही भरने लग गए हैं और होटल्स में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी है, अच्छी सजावट की गई है, अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस दिए जा रहे हैं। और क्रिसमस और न्यू ईयर पे प्रशासन पुलिस के लिए 2-3 तरह के चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है ट्रैफिक जैम्स का और पार्किंग का। दूसरा हमारा होता है रैश ड्राइविंग का या फिर इस दौरान शराब पी के गाड़ी चलाना, उससे होने वाले एक्सीडेंट्स। कई बार इसमें खराब मौसम जो है वो भी जुड़ जाता है तो और चैलेंजेस बन जाते हैं। तो इस सब को लेके सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, एसएसपीज ने पार्किंग के स्थान दिखवा लिए हैं। साथ ही साथ नैनीताल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जो बड़ी संख्या में टू व्हीलर्स से आ रहे हैं। क्रिसमस और नया साल बेहद नजदीक है और ऐसे में लोग उत्तराखंड में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा और वहीं बारिश और बर्फबारी के तापमान में गिरावट के साथ में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
जिससे सैलानी क्रिसमस और नए साल का लुत्फ भी उठा सकते हैं। के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की हो गई है और 23 से 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहां पर कुछ जगहों तक में जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहां तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की है। तो इस तरह की स्थिति है और 2 दिन ये रहने वाला, आज 23 को भी और कल 24 में भी इसी तरह है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि जो हल्की बर्फबारी जो वहां पर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। तीर्थ नगरी में आज का दिन सबसे ठंडा महसूस किया जा रहा। सुबह से ही सूर्य देवता के दर्शन तीर्थ नगरी में नहीं हुए। आकाश में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह ठंड से बचने के लिए लोग आग जलाकर अराब सेकते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिवेणी घाट पर प्रतिदिन दिखाई देने वाली भीड़ भी ठंड की वजह से नदारद है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक उत्तराखंड में भारी ठंड पड़ने की वजह से जो है वो आशंका भी जताई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस ठंड को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने भी पूर्व सैनिक महेंद्रपाल सिंह रावत को अपना महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कोटद्वार की कई समस्याओं को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले महेंद्रपाल सिंह रावत ने मीडिया से बात की है, जिसको उन्होंने कहा कि कोटद्वार विकास के मामले में पिछड़ गया है, जिसके जिम्मेदार यहां के प्रतिनिधि भी हैं और जिसके चलते तमाम पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया है।
आज यहाँ का जो जनमानस है, नागरिक है, वो हताश निराश होकर एक नई आशाओं की तरफ देखने की ओर बढ़ रहा है। और इसी क्रम में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति और कोटद्वार के समस्त नागरिकों के द्वारा एक परिवर्तन, एक बदलाव के लिए जो एक सकारात्मक पहल मेरे माध्यम से करने जा रहे हैं, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलाव एक बहुत जरूरी एक अंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोटद्वार जो एक गढ़वाल का द्वार है, आज कहीं न कहीं विकास की दौड़ में बहुत पीछे जा चुका है। उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों और उनकी फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश में सभी मदरसों का सत्यापन और उनमें से हो रही गतिविधियों की भी जांच करने के आदेश दिए हैं और साथ ही इस आदेश के बाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सराहना की है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्लोगन है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है कहीं भी गलत और सही का पैमाना सिर्फ एक होता है, वो होता है जांच। जांच करा के देखेंगे, जो सही होगा उसे नहीं छेड़ेंगे और जो गलत होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता उन मदरसे वालों को है जो गलत चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग गलत जगह से हो रही है, जो गलत तरीके से उस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी लेना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी जिम्मेदारी है। तो युवा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर हम देवभूमि उत्तराखंड हैं और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसी चीज एक भी नहीं होनी चाहिए जो कि बिना जांच के दायरे से बाहर हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल गढ़वाल सभा की नई कारकर्णी को बधाई दी है और अध्यक्ष पद पर रोशन धसमाना ने भी चुनाव जीते हैं और साथ ही महासचिव पद पर गजेंद्र भंडारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों से फोन पर बातचीत कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अखिल गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। गढ़वाल सभा की ओर से आयोजित होने वाले कौथिक में राज्य की समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं, स्थानीय लोक कलाकारों को एक मंचन मिलता है और गढ़वाल सभा गढ़वाली साहित्य, बोली, भाषा के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य भी कर रही है। साथ ही नई पीढ़ी को अपने संस्कृति, बोली, भाषा से जोड़ने की दिशा में गढ़वाल सभा अहम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भी अखिल गढ़वाल सभा को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड की अभिनेत्री पद्मी कोल्हापुरी ने भी शिष्टाचार भेंट की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़ी फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। देश भर में फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे हैं और यहां पर फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड की नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ में स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ाया जा रहा है। अल्मोड़ा में महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की ग्रामोत्थान योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की 18 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस योजना के तहत 10 ई रिक्शा वाहन समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराई गई है और इन ई रिक्शा वाहनों का ट्रायल RCM मॉल अल्मोड़ा से शिखर होटल तक किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि ट्रायल कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रयास महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बल देगा। उन्होंने कहा कि आज यहां पर इसका ट्रायल किया गया, इसका विधिवत शुभारंभ भी जल्द ही किया जाएगा। आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार।